नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं चुनावी हलचल के साथ। मैनपुरी की करहल सीट पर लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल सीट से अपना पर्चा भरा तो बीजेपी ने आगरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को चुनावी मैदान में उतार दिया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की मैनपुरी से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। सोमवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई से अपने चुनावी रथ पर सवार होकर मैनपुरी की करहल सीट से अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे। साथ में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले ने इसे एक रोड शो में तब्दील कर दिया। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे अखिलेश यादव ने मैनपुरी को अपना घर बताया और कहा कि वो बीजेपी की बांटने वाली राजनीति के सामने विकास और जोड़ने वाले मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव मैंने अपनी पार्टी के नेता और यहाँ की जनता पे छोड़ दिया है। मौका मिलेगा ज़रूर आऊँगा मैं, और जैसा जनता ने और हमारे साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने भरोसा ये दिलाया कि आने की ज़रूरत नहीं है, जीतने के बाद ज़रूर आइए। लगातार जो लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, लगातार जिन लोगों की राजनीति की दिशा दूसरी है, उसको यहाँ की जनता सबक सिखाने का काम करेगी। जब अखिलेश मीडिया से बात कर रहे थे तभी सबको चौंकाते हुए केंद्र में मंत्री और आगरा से बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल अखिलेश के सामने बीजेपी से अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे। एनडीटीवी से बातचीत में बघेल ने बताया कि वो मैनपुरी में सेंध लगाने आए हैं। सरप्राइज का युद्ध के मैदान में बड़ा महत्व होता है। मैंने बदायूं के गढ़ को गिरते हुए देखा है, मैंने कन्नौज के गढ़ को गिरते हुए देखा, मैंने फिरोजाबाद के गढ़ को 2 बार गिरते हुए देखा है। जब पार्टी आप पर दांव लगाए तो कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, छाती अड़ाकर चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बताते हैं कि एसपी सिंह बघेल आखिर कौन है। एसपी सिंह बघेल पहले पुलिस में थे, मुलायम सिंह की सुरक्षा में तैनात थे। 1998 में मुलायम सिंह यादव ने उन्हें जलेसर लोकसभा से मैदान में उतारा और सफलता भी मिली। वर्ष 2000 में वो सपा के टिकट से ही लोकसभा गए। फिर बघेल ने बसपा का दामन थामा और राज्यसभा से संसद पहुंचे। 2014 में बघेल बीजेपी में शामिल हो गए। 2017 में टूंडला से बीजेपी के विधायक बने और 2019 में आगरा से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। बघेल अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं। मैनपुरी के ये भुने हुए आलू बेहद मशहूर हैं और इन भुने हुए आलूओं में सियासत का जबरदस्त तड़का लग चुका है। अखिलेश यादव के खिलाफ उनके पिता मुलायम सिंह यादव के एक वक्त बेहद करीबी रहे एसपी सिंह बघेल को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। बात करें तो मैनपुरी इलाके में ठीक ठाक बघेल वोटर हैं। भले ही एसपी सिंह बघेल चुनाव ना जीत पाए अखिलेश यादव के खिलाफ, इसकी संभावनाएं हैं, लेकिन उनके यहाँ लड़ने से आसपास की सीटों में एक संकेत बघेल वोटों में जरूर जाएगा। सहयोगी विनीत और अरशद के साथ मैनपुरी में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब में चुनाव लड़ने के लिए आज कई बड़े नेताओं ने अपना नामांकन किया। इनमें सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह शामिल रहे। कैप्टन ने पटियाला शहर से अपना पर्चा दाखिल किया और समर्थकों को बताया कि किस तरह से बीजेपी से गठबंधन और उनका शासन बेहतर था। शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। भदौड़ से चरणजीत सिंह चन्नी, पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह, जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल और लंबी से प्रकाश सिंह बादल। सोमवार पंजाब में दिग्गज नेताओं के नामांकन का दिन रहा। कांग्रेस छोड़ने और अपनी अलग पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस बनाने के बाद पहली बार पटियाला शहर पहुंचे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। बताया कि आखिर बीजेपी से गठबंधन क्यों किया और कैसे पंजाब में उन्होंने एक बेहतर शासन किया। कहते तुसी सुने कि प्राइम मिनिस्टर किसी देश का उठ के पार्लीमेंट के विच माफी मंगे? कभी सुने? दसो मैं दसो। इंग्लैंड देख लो, अमेरिका देख लो, यूरोप देख लो, कितने भी देख लो, कोई भी वाकया देख लो, कदे कोई प्राइम मिनिस्टर माफी नहीं मांगे। मोदी जी ने इतने आके माफी मंगी। ये बहुत बड़ी नौकरियों की गल करते हो, तुम्हें पता है नौकरियां में कितनी दिखी ने? 4.5 साल 22 लाख, लेकिन फिर भी पता नहीं लगता। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 5वीं बार पटियाला से विधायक का चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भरा। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और कांग्रेस सांसद परनीत कौर नहीं थी, लेकिन बीजेपी के पंजाब प्रभारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह की बेटी और उनका प्रचार संभाल रही जय इंदर कौर
मौजूद थी। कैंपेन कैसा चल रहा है, क्योंकि बदले हुए हालात हैं, बदले हुए समीकरण हैं, इस बार का कैंपेन बाकी से अलग है, कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। हम तो अपना जैसे हमेशा करते हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, हाँ। मीटिंग्स कर रहे हैं, तो हम काफी टाइम से लगे हुए हैं। आम आदमी पार्टी से यहाँ कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुनौती दे रहे हैं अजीतपाल सिंह कोहली और उनका परिवार अब तक शिरोमणि अकाली दल में था। कोहली पटियाला के मेयर भी रहे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की वादाखिलाफी और केजरीवाल के काम पर वोट मांग रहे हैं। एक तो है जो उनके मन में रोष है अगेंस्ट द कांग्रेस एंड द अकाली रेजिम्स, और एक है स्नेह और विश्वास आम आदमी पार्टी की तरफ से। जैसे लास्ट 10 years ऑफ पंजाब, कॉरस्पॉन्डिंगली 10 years ऑफ दिल्ली, अगर उनको हम कंपेयर करते हैं तो आपको पता चल सकता है कि पंजाब की तो इमेज ही ऐसी हो गई है, केबल माफिया, रेत माफिया, ड्रग माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, और दिल्ली में फ्री बिजली, औरतों के लिए फ्री ट्रैवल, वहाँ पे एजुकेशन का स्तर, गवर्नमेंट स्कूल्स का, हॉस्पिटल्स में सोशल सिक्योरिटी, जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं, वो सब अच्छे हुए हैं। कांग्रेस ने इस सीट पर पूर्व मेयर विष्णु शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, लेकिन 20 साल से ये सीट कैप्टन के परिवार के पास रही है। हालात, समीकरण और पार्टी इस बार तीनों ही बदले हुए हैं। किसी की जीत और हार के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यकीनन इस बार की पटियाला की लड़ाई कैप्टन अमरिंदर सिंह के जीवन की सबसे मुश्किल लड़ाई है। आखिरकार ये लड़ाई है पटियाला का किला बचाने की। पटियाला से अपने सहयोगी इंद्रजीत सिंह बख्शी के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। इस बजट को लेकर मध्यम वर्ग को कई उम्मीदें हैं। एक साल में कोविड की 2 लहरों का असर उनकी जेब पर पड़ा है। ऐसे में उन्हें किस तरह की राहत चाहिए, सोहित मिश्रा अपनी इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। मुंबई के प्रभादेवी इलाके में रहने वाली विनीता राणे पिछले साल तक एक निजी कंपनी में बतौर एडमिन और अकाउंटेंट काम करती थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर में नौकरी से हाथ धोना पड़ा। बच्चों के वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से 1 साल से बिजली का बिल बढ़ गया है। उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी भी इन्हें नहीं मिली है। कुल मिलाकर 1 साल में खर्च बढ़ा है और कमाई कम हुई है। अब नजर बजट में मिलने वाली राहत पर है। परसेंटेज वाइज बताऊँ तो सैलरी ऑलमोस्ट 75% पे आ गई, जो 25% रिडक्शन हो गया ऑलमोस्ट एवरेज। एंड खर्चे जो है वो 25% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं अपने। पहले मेरे घर खर्च का बजट था 21-22,000 रुपीज़, जो अभी बढ़कर हो चुका है अप्रोक्सीमेट 33-34,000 रुपीज़। सरकार से यही उम्मीद कर रही हूँ कि जो शहरों में हम लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोग, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट उन पे ही गिरता है बजट का। वेदर इट इज़ नॉट विजिबल, बट वो इम्पैक्ट होता ही है। तो ये बैलेंस अगर सरकार की बजट में ये जो अगर जुड़ जाए ना, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और अच्छी तरह से हो जाएगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके कमलेश घाड़ी गांवकर ने स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, SBI, रेलवे के NTPC जैसे कई भर्तियों के लिए परीक्षा दी है, लेकिन एक का भी रिजल्ट अब तक नहीं आया है। इन्हें भी कोरोना काल में 4 महीने बेरोजगार रहना पड़ा और अब कम वेतन में काम करने को ये मजबूर हैं। इनकी उम्मीद है कि बेरोजगारी कम करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी। नई उद्योगता आनी चाहिए, क्योंकि मुंबई में अगर जॉब मिलना है तो बहुत मुश्किल हो रहा है आजकल के ज़माने में, क्योंकि पॉपुलेशन भी इतना है और ऊपर से कंपनी भी इधर बहुत कम है। तो कंपनी तो आए ना आए, पर गवर्नमेंट जॉब तो मिलना चाहिए, अगर गवर्नमेंट इधर है इतना अच्छा वगैरह। तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही मध्यम वर्ग के लिए बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ी समस्या है, जिसे लेकर उन्हें उम्मीद है कि इनकी परेशानियों को कम करने के लिए बजट में कुछ ऐलान किया जाएगा। CMI के आंकड़ों के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 6.5% है, शहरी इलाकों में बेरोजगारी दर 8.2% है और ग्रामीण इलाकों में 5.8% है। दिसंबर महीने में देश में रिटेल महंगाई दर 5.59% रही। ये 5 महीने में सबसे ज्यादा है। मिडिल क्लास को काफी उम्मीद है, और खास करके सैलरी क्लास को, कि उसको जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसकी लिमिट बढ़ाई जाए, क्योंकि उसके हाथ में इस समय चाहता है कि कुछ कैश बचा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को उसको उम्मीद है। ATC की लिमिट जो 1.5 लाख है उसकी उम्मीद है कि इसको थोड़ा बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य पे खर्चे बहुत हो गए, तो ATD की जो लिमिट्स हैं उसको बढ़ाए जाएं। 1 साल के भीतर ही दूसरी और तीसरी लहर ने आम आदमी की परेशानियां बढ़ा दी हैं और इसलिए इस बजट से राहत की उम्मीद की जा रही है।
लेकिन क्या वाकई सरकार की ओर से ऐसा कुछ ऐलान किया जाएगा जिससे आम आदमी को राहत मिले? ये देखना अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कोविड का हॉटस्पॉट रहे महाराष्ट्र में तीसरी लहर की पीक खत्म हो चुकी है, ये मानना है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का। महाराष्ट्र में पीक की तुलना में 50% तो मुंबई में पीक की तुलना में 93% मामले कम हुए हैं। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र का कुछ और ही कहना है। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से शुरू हुई तीसरी लहर का पीक निकल चुका है और मध्य मार्च तक ये लहर खत्म हो सकती है, ये कहना है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का। ओव्हरऑल महाराष्ट्रामध्ये जे पीकला गेलं होतं 47,000 त्याच्यावरून आता 25,000। राज्य में तीसरी लहर का पीक जो 47,000 तक गया था वो अभी 25,000 के पास आ चुका है और ये काफी राहत देने वाली बात है। विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च के मध्य तक कोरोना में हम एंडेमिक की ओर जा सकते हैं और कोरोना को रोक सकते हैं। कोरोनाच्या संदर्भातील हा जो काही संसर्ग आहे हा थांबवू शकतो। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 25 दिनों में सबसे कम मामले रविवार को दर्ज हुए, पीक की तुलना में करीब 50% कम। अस्पतालों में 92 से 95% बेड खाली हैं। आईसीयू और ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीज सिर्फ 1% हैं। वहीं जिस मुंबई शहर से तीसरी लहर की शुरुआत दिखी, वहां पीक की तुलना में अब मामले 93% घट चुके हैं। शहर में संक्रमण दर पीक के दौरान 30% से घटकर अब 2.5% पर आ चुकी है। हालांकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का मानना है कि मामलों में तेजी से गिरावट के कई दूसरे मुख्य कारण हैं। टेस्टिंग फैसिलिटीज है वो बहुत कम कर दी है और दिन के जो टेस्टिंग है वो पहले से काफी कम किए गए हैं। दूसरी बात है कि अभी जो ओमाइक्रॉन का फैलाव चालू है उसमें लोगों को ज्यादा तीव्र लक्षण नहीं होते और इसलिए काफी लोग जो है ये 85% से ज्यादा लोग ये टेस्टिंग करते नहीं, इसलिए ये मामले सामने आ नहीं रहे हैं। अभी जो मामले सामने आ रहे हैं उससे कम से कम 25% ज्यादा पेशेंट्स रहने के चांसेस है। ऐसा कहा गया है कि न्यूको वायरस कोरोना वायरस की तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ये कुछ नया वायरस नहीं है, ये तो सालों से है। यह वायरस इंसानों के बीच मौजूद है, लेकिन म्यूटेशन के बाद ही ये इंसानों के शरीर में दाखिल हो सकता है। नियोकोव को ह्यूमंस को इन्फेक्ट करने के लिए एक मेजर म्यूटेशन की जरूरत है और ये म्यूटेशन होने का चांस 0.001 है। नियोकोव इंसानों के लिए खतरा है या नहीं, WHO का कहना है कि इस बात का पता लगाने के लिए अभी और स्टडी की जरूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब ठगी की खबर। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो कि कोरोना के बूस्टर डोज के नाम पर लोगों के व्हाट्सएप को हैक करते थे और फिर ठगी करते थे। आगरा से इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मनीष कुमार, कौशलेंद्र तोमर और रोहित सिंह, इन तीनों को दिल्ली पुलिस की इफ्सो यूनिट ने आगरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग ने कोरोना के बूस्टर डोज के नाम पर 24 लोगों से लाखों रुपए की ठगी की है। पुलिस के मुताबिक ये लोग यूं तो पिछले 1 साल से ठगी के धंधे में लगे हुए थे, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के बीच जब कोरोना के बूस्टर डोज लगने शुरू हुए तो इन लोगों ने इसी के नाम पर ठगी शुरू कर दी। सबसे पहले गैंग के लोग वैक्सीनेशन सेंटर का कर्मचारी बनकर लोगों को फोन करते, बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया के नाम पर लोगों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेते, फिर उनके व्हाट्सएप पर एक OTP भेजकर उनका व्हाट्सएप हैक कर लेते। उसके बाद पीड़ितों की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर उनके दोस्तों को एक मैसेज भेजते। मैसेज के जरिए कोई परेशानी बताकर पीड़ित के जानकारों से पैसे ऐंठ लेते थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के मास्टरमाइंड मनीष कुमार ने व्हाट्सएप हैकिंग 1 साल पहले यूट्यूब से सीखी थी। मनीष कुमार पर पहले से ठगी के 3 केस दर्ज हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। मुंबई से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।